तो चलिए दोस्तों इम्पोर्टेंट वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। एक ज़बरदस्त कंपनी है, ज़बरदस्त स्टॉक है। क्यों ज़बरदस्त है आपको पूरी आगे वाली वीडियो में पता चलेगा। लास्ट तक ये वीडियो देखिए। ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी है, इन्वेस्टमेंट फर्म है, एंगेज इन द बिजनेस ऑफ फंड बेस्ड एक्टिविटीज़, जैसे कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर, सिक्योरिटी, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा। कंपनी करती क्या है, बिजनेस एक्टिविटीज़ अगर हम देखेंगे तो कंपनी इन्वेस्टेड इन पब्लिकली लिस्टेड जो कंपनीज होती है, जो शेयर्स होती है, इक्विटी, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट कंपनी करती है, रियल इस्टेट की इन्वेस्टमेंट करती है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में कंपनी इन्वेस्ट करती है। कंपनी को डिविडेंड इनकम आता है 3% का। सबसे ज़्यादा अगर इनकम कंपनी का होता है नेट गेन फेयर वैल्यू चेंजेस से आता है 44%। उसके बाद आता है नेट गेन ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट 52%। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि अगर मैंने किसी स्टॉक को लिया और मैंने वो 5 साल रखा मैंने और फिर बेचा, तो वो जो ऊपर का प्रॉफिट होता है उसको बोलते हैं हम नेट गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट थी उसको मैंने सेल किया, उसके ऊपर नेट गेन आया, तो उससे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कंपनी को इससे आता है। एईएम अगर देखेंगे तो कंपनी के पास 3,903 करोड़ के एईएम है और जो ग्रोथ रेट है वो 102% का है। कंपलसरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कंपनी के पास 8.45 लाख के इक्विटी शेयर्स है और 63 लाख के इनके पास डिबेंचर्स है। शेयर्स का स्प्लिट बीच में कंपनी ने किया था। दोस्तों बहुत सारे लोग है ना स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट में, मिड कैप इन्वेस्टमेंट पे लगे रहते हैं कि कोई अच्छा स्टॉक दे दो, कोई अच्छा स्टॉक मिल जाए। लेकिन अगर मार्केट कैप देखेंगे 28,000 करोड़ का है, मिड कैप साइज कंपनी है। स्टॉक का P6 का है, मतलब बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड हम बोल सकते हैं, क्योंकि अगर इंडस्ट्री का P अगर हम देखेंगे तो 23 का है। मतलब सबसे ज़्यादा अंडर वैल्यूड अगर कोई कंपनी है तो ये है, अगर हम बात करेंगे तो। मार्केट कैप हमने देख लिया। ROE ज़बरदस्त है, 44% और 39%, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है। डेट टू इक्विटी एकदम कम, मतलब डेट बहुत निग्लिजिबल है कंपनी के पास। अब प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, अब सेल्स ग्रोथ देखिए, लास्ट के 3 4 5 सालों की ज़बरदस्त है। मतलब 140% का सेल्स, मतलब क्या ही बात करें। P रेशो वैल्यूएशन एकदम कंस्टेंट है, एकदम मिनिमाइज वैल्यूएशन करके रखा है। बजाज फाइनेंस का भी वही सीन है, जो फाइनेंशियल सेक्टर्स में इन्वॉल्व है, उसकी वैल्यूएशन अभी बहुत कम चल रही है। बहुत ज़बरदस्त स्टॉक भागा है, अगर आप देख सकते हैं तो 9 रुपये का हुआ करता था दिसंबर 2020 में, और आज ये स्टॉक 1800 रुपये का है। मतलब कहाँ से कहाँ ये स्टॉक चला गया। अच्छी कंपनी मुझे लगी, लेकिन दिक्कत यह है दोस्तों, अगर इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो अगर चलेंगे तो कंपनी चलेगी। ये बड़ा वो है, अगर कंपनी किसी इन्वेस्टमेंट में चूक गई तो लॉस भी हो सकता है कंपनी को। इनके कॉम्पिटिटर्स कौन है इनके? HDFC AMC है, चोला फाइनेंस है, बजाज होल्डिंग्स है, बजाज फाइनेंस है, बजाज फिनसर्व्स है। थोड़ा सा क्वार्टरली रिजल्ट्स की हम बात कर लेते हैं। सितंबर 2021 में इनके सेल्स 172 करोड़ के हुआ करते थे। 2022 में 311 करोड़ के हुए, अच्छी बढ़ गए सेल्स। उसके बाद 973 करोड़ के हुए सितंबर 2023 में, और सितंबर 2024 में 1000 करोड़ के हुए। तो दिक्कत यह है कि सितंबर 2023 से लेकर सितंबर 2024 का ये जो है वहाँ पे ग्रोथ नज़र नहीं आई। बाकी 3 साल में अच्छी ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर नजर आई है। नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ है, 147 करोड़ का हुआ करता था 2021 में, 257 करोड़ का हुआ सितंबर 2021 में, सितंबर 2022 में 788 करोड़ का हुआ, 3 गुना हो चुका है। उसके बाद 844 करोड़ का हुआ। लास्ट के क्वार्टर्स में ग्रोथ नहीं है, लास्ट के 1 साल में ग्रोथ नहीं है ज़्यादा। 2013 की बात करेंगे तो सेल्स 2 करोड़ की हुआ करती थी। आज कंपनी के पास 3,881 करोड़ के ऑलमोस्ट सेल्स होंगी। और अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो वहाँ पे 1 करोड़ के आसपास हुआ करता था, आज 4,000 करोड़ के पास से नेट प्रॉफिट है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि बड़ी कंपनी ढूंढना इतना भी मुश्किल नहीं है कि ये कंपनी फ्यूचर में बड़ी होने वाली है। लेकिन वो मुश्किल होता है जब आप बेट लगाते हो उस कंपनी को, बहुत बड़ा पैसा आप उसी कंपनी में जिसके पास नेट प्रॉफिट 1 करोड़ का है, उसके ऊपर आप ज़्यादा बेट लगा देते हो, आपका पोर्टफोलियो का 50% उसमें अलॉटमेंट कर देते हो, 20-25% अलॉटमेंट कर देते हो, तब जाके दिक्कत आती है। बाकी फिगर्स तो ज़बरदस्त है, औसम है। फिगर्स के बारे में बात करने की यहाँ पे ज़रूरत है ही, आपको देख सकता है कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, कंपाउंडेड प्रॉफिट ट्रिपल डिजिट में है, मतलब। और फिर भी जो ये स्टॉक है ये लेस वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है। तो इसके क्या रीजन है, आप कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी अंडर वैल्यूड इसलिए है क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की है, और अगर इनके इन्वेस्टमेंट डूब गए तो शायद कंपनी डूब सकती है। मे बी इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो लार्ज कैप इक्विटीज़ में है, इसलिए कंपनी अभी भी स्टेबल है और ग्रोथ कर रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखेंगे तो प्रमोटर के पास 74% का स्टेक हुआ करता था, अभी भी ये मौजूद है। जो इनके प्रोमोटर है वो अल्पना संजय डांगी है, राइट। FIS के पास 7% का स्टेक है और DIS
बहुत मतलब मुश्किल है, DIS तो है ही नहीं। पब्लिक के पास 17% का स्टेक है जो कि कम होता आ रहा है। तो इस शेयर्स में क्या करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक ओवरव्यू लेना चाहिए कंपनी का, कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है। मैंने आपको चीज़ें तो बता दी, लेकिन कंपनी एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट कर रही है या नहीं कर रही है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये बहुत ज़्यादा रिस्की कंपनीज होती है जो इन्वेस्टमेंट फर्म्स चलाती है, जो AUM हैंडल करती है। और मुझे ऐसा लगता है कि डिविडेंड इनकम तो चलो 3% की है, लेकिन ये जो फेयर वैल्यू चेंजेस पे जो नेट गेन आता है या फिर जो इन्वेस्टमेंट पे नेट गेन आता है, थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। हर बार कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा, ये भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। मार्केट के वोलेटिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। मार्केट अगर बहुत ज़्यादा बेरिश रहता है तो इन जैसे कंपनी के ऊपर प्रेशर आ सकता है, उनके मार्जिन्स के ऊपर, उनके नेट प्रॉफिट्स के ऊपर प्रेशर आ सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।